हेलो दोस्तों, मैं मायरा ब्लैक एनकाउंटर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे अपनी आईआईटी और नीट की तैयारी करने के लिए जाते हैं। पर क्या आपको पता है, उसी कोटा में कई सारी ऐसी कहानियाँ बसी हुई हैं जिनके बारे में शायद कोई बात भी नहीं करना चाहता। और आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी। वो है एक होनहार लड़के अनुज की। दोस्तों, अनुज कोटा में शिफ्ट तो हुआ था, लेकिन वो वहाँ स्टूडेंट नहीं, एज ए मेंटर कोटा में गया था। कोटा जाने के बाद मोस्टली कोचिंग के पास के फ्लैट जो थे वो ऑक्यूपाइड थे, क्योंकि बच्चे वहाँ पर पहले से ही कवर कर लेते थे। और पीजी वगैरह का भी सेम हाल था। इसी वजह से अनुज को अपनी फैकल्टी से काफी दूर पीजी मिला। एक ऐसा पीजी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। पीजी की हालत भले ही बुरी थी, लेकिन अनुज के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। उसकी जो ज्वाइनिंग थी वो बस 2 ही दिन बाद थी, तो वो 2 दिन कैसे निकल जाते हैं अनुज को पता भी नहीं चलता। अनुज उस पीजी को ले लेता है और वहाँ पे साफ सफाई करने में ही उसके 2 दिन निकल जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा उस पीजी के बारे में आपको बताती हूँ। दोस्तों, तो ये जो पीजी था, इसमें टोटल 3 रूम से, और 3 रूमों की हालत बहुत गंदी थी। गंदी मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी। ऐसा लगता था सालों से इस पीजी में कोई रह ही नहीं रहा। इसकी जो छत थी, अगर कोई अच्छा खासा मोटा आदमी इसके ऊपर बैठ जाए तो इसकी छत टूट जाए। इस हालत में वो पीजी था। अब जो अनुज होता है, उसके पास इस पीजी के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बट उसका ये प्लान था कि 2-3 महीने बस उसके बाद मैं इस पीजी को चेंज कर दूंगा और कोई अच्छी जगह में जाकर शिफ्ट हो जाऊंगा। अब अनुज एक रूम में शिफ्ट हो जाता है। दूसरे रूम में अनुज का एक दोस्त होता है जिसका नाम नीतीश होता है, जो 2 ही दिन बाद आने वाला था। अनुज की तरह उसने भी कोटा ज्वाइन किया था, लेकिन उसको 2-3 दिन बाद ही कोटा आना था। उसने अनुज से कहा था कि यार तू देख ले, जहाँ तू शिफ्ट हो रहा है मैं भी वहीं हो जाऊंगा। अनुज भी बोला, ठीक है भाई, मुझे एक पीजी मिल चुका है, देख ले, अगर तेरे को सही लगे तो तू भी उसमें रुक जाइयो। तो नीतीश बोलता है, अगर तू रह रहा है तो मैं भी रह ही लूंगा। तो दूसरे रूम में नीतीश आ जाता है। तीसरे रूम में जो पीजी का ओनर होता है, जिसकी उम्र लगभग 70 साल की थी और जो काफी बूढ़ा हो चुका था, वो उस पीजी के तीसरे रूम में रुकने लगता है। अब अनुज 2 दिन बाद अपनी फैकल्टी ज्वाइन कर लेता है और अपने ऑफिस से घर आने पर प्रॉपर उसको 1.5 घंटा लग जाता है। और जैसे ही वो काम करने के बाद पीजी आता है, तो वो नीतीश को भी कॉल करता है। तो उसके साथ नीतीश भी आ जाता है। नीतीश बोलता है, चल ठीक है भाई, दिखा तू कहाँ रह रहा है। और अनुज भी उसे पीजी दिखाता है। पीजी देखने के बाद नीतीश तो अनुज को घूरता रह जाता है। अनुज को भी पता था कि ये मुझे क्यों घूर रहा है। अनुज से कहता है, देख यार, 2-3 महीने गुजारने हैं, बस उसके बाद हम दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, अच्छी सी जगह ले लेंगे। वैसे भी इस समय यार बहुत हाई डिमांड चल रही है, तो अपने को पीजी भी नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। नीतीश भी बोलता है, चल ठीक है यार, अब तू कह रहा है तो रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 महीने बाद चेंज करते हैं। अब शाम हो जाती है। नीतीश और अनुज वैसे तो दोनों अलग अलग रूम में रहते थे, बट मोस्टली साथ ही दिखते थे। एक दिन दोनों साथ में अनुज की किचन में खाना बना रहे थे। खाना बनाकर वो खाना खाने बैठ जाते हैं। दोनों को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। नीतीश तो बहुत ज्यादा ही भूखा था, क्योंकि वो अभी अभी जस्ट आया ही था और उसने कुछ खाया भी नहीं था। तो जस्ट बैठे ही थे, तभी अचानक से इन्हें एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये दोनों बड़े हैरान हो जाते हैं कि यार, इस पीजी में किसी बच्चे के हंसने की आवाज कैसे आ सकती है। अब जहां से ये आवाज आ रही होती है,
ये दोनों थोड़ा सा उस आवाज को फॉलो करते करते उसके पास जाते हैं। तो ये देखते हैं कि जो ओनर होता है वो अपने रूम में बैठा होता है और वो एक बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये दोनों देखते हैं कि अच्छा, ओनर एक बच्चे के साथ खेल रहे हैं। बट यहाँ पर अनुज को लगता है कि यार, ओनर तो अकेला रहता है, तो इसके पास ये बच्चा कहाँ से आया। नीतीश कहता है तू फालतू की ज्यादा चीजें मत देख, ठीक है? ये कोई क्राइम सीन नहीं चल रहा, यहाँ का ओनर है भाई, अगल बगल के सब लोगों को जानता है, तो उनके बच्चे इनके साथ खेलने आ गए होंगे, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अनुज बोलता है सही कह रहा है। और दोनों ये दोनों अब क्या करते कि वापस अपने रूम में आ जाते हैं और खाना परोसने लग जाते हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी थाली में खाना रख लिया कि तभी वो बच्चे की आवाज इन्हें अपने रूम में से आने लग जाती है, क्योंकि वो बच्चा अब इनके रूम में था। वो ऐसे चुपके से इन्हें देख रहा था। उस बच्चे की उम्र थी कुछ 4 से 5 साल। वो बच्चा इन्हें देख ही रहा था और वो देखने में इतना क्यूट और प्यारा लग रहा था कि उसकी मासूमियत देखकर दोनों उसे बुलाने लगते हैं, बेटा इधर आओ। वो बच्चा भी इनके पास आ जाता है और अनुज उसको गोदी में बिठा लेता है। अनुज बोलता है बेटा खाना खाओगे? तो बच्चा सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। नीतीश किचन में जाता है और उस बच्चे के लिए तीसरी प्लेट लेकर आता है और उसमें थोड़ा सा खाना रख देता है और अब तीनों खाना खाने लग जाते हैं। इन दोनों ने अभी तक अपना एक निवाला पूरा नहीं करा था कि बच्चा इतनी स्पीड से खाना खाता है कि वो अपनी पूरी प्लेट को साफ कर देता है। नीतीश बोलता है कि बेटा तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कई महीनों से खाना ही नहीं खाया, और यह बोल के उसे थोड़ा सा खाना और दे देता है। अब ये खाना खा ही रहे होते हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने खाना खाया ही होता है कि इन्हें अचानक से एक आवाज आती है, जैसे कोई आवाज देकर किसी को पुकार रहा हो। बट इन दोनों को ये समझ नहीं आता कि आवाज क्या है और किसको बुला रही है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई औरत है और उसने पायल पहनी हुई है। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, और दोनों थोड़े से डर भी गए थे, क्योंकि यहाँ पर कौन पायल पहनकर चलेगा। नीतीश बोलता है कि ओनर तो नहीं है जो ऐसे वहां से हमें पुकार रहा हो, आवाज दे रहा हो। अनुज बोलता है कि अच्छा, पायल भी ओनर पहनकर चल रहा है। नीतीश बोलता है कि नहीं यार, ऐसा तो मतलब कौन है ये। तभी आवाज धीरे धीरे और बढ़ जाती है और अचानक से इनका गेट खुलता है। जब गेट खुलता है तो ये देखते हैं गेट के बाहर एक औरत थी। अब वो औरत जैसे ही अंदर देखती है, वो उसके सामने जस्ट वो बच्चा बैठा हुआ था, वो भी अनुज की गोद में। वो उसे देखकर बोलती है कि रोहन बेटा, तुम यहाँ पर हो और मैं पता है तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। जैसे ही वो औरत यह बोलती है तो जो बच्चा था जिसका नाम रोहन था, जो अनुज की गोद में बैठा था, वो सीधा उस औरत के पास चला जाता है। वो औरत अब इन दोनों को बोलती है कि माफ कीजिएगा, मेरा बच्चा थोड़ा सा शैतान है, वो यहाँ वहाँ भाग जाता है और मुझे भी पता नहीं चलता वो कहाँ चला जाता है। और ये बोलकर वो उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। अनुज और नीतीश फाइनली थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि चल ठीक है भाई, ये उसकी मम्मी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट पता नहीं फिर भी क्यों उन दोनों को बड़ा सा अजीब लगता है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो ठीक नहीं है, पर क्या वो इन्हें पता नहीं चल रहा था। अब ये दोनों वापस खाना खाने बैठ जाते हैं तो ये एक चीज देखते हैं कि इनकी प्लेट में से सारा खाना गायब था, और सिर्फ प्लेट में से नहीं, पूरे कुकर में जो चावल रखे थे वो सब गायब थे। मतलब कि सब का सब खत्म हो गया था। दोनों शौक हो जाते हैं कि उस बच्चे ने इतना सारा खाना कैसे खा लिया। बट ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो इतना छोटा सा बच्चा है, ऐसा हो सकता है कि हमने ही खा लिया हो।
बातें करते करते हम सब खा गए हो और हमें पता ही ना चला हो। खाना वाना खत्म हो गया हो और खाना वाना खत्म हो गया हो, हमारी भूख बिल्कुल भी नहीं मिटी। तो ये दोनों प्लेट में से नहीं, कुकर में भी जो चावल थे वो सब गायब हो गए थे। मतलब ये कि सब चावल खत्म हो गए। दोनों शौक हो जाते हैं कि उस बच्चे ने इतना सारा खा लिया। बट ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो तो इतना छोटा सा बच्चा है। ऐसा हो सकता है कि हमने ही खा लिया हो। बातें करते करते हमें पता ही ना चला हो और खाना वाना खत्म हो गया हो, लेकिन हमारी भूख बिल्कुल भी नहीं मिटी है। तो ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम बाहर चलते हैं और बाहर जाकर खाना खा के वापस आते हैं। और ऐसा ही होता है, ये दोनों जल्दी से थोड़ा सा रेडी होते हैं और फिर बाहर वाली मार्केट में चले जाते हैं। वहाँ पे जाकर डिनर करते हैं और वापस आ जाते हैं। वहाँ करीबन 1-1.5 घंटे इन्हें पूरे प्रोसेस में लग जाता है। और वापस आकर अनुज बहुत थक चुका होता है और कहता है, यार सुबह से उठा हूँ, काम करा और फिर सफाई करी, और फिर नीतीश रूम में आया, काम करा, सफाई करी, तुम्हारे लिए खाना बनाया, अब मैं थक चुका हूँ, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। वो सीधे अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। बट नीतीश थोड़ा सा बाहर टहल रहा होता है और वो स्मोक भी कर रहा होता है और साथ में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। अब नीतीश पूरे शांत एकदम खाली पीजी में टहल रहा था कि तभी उसके पीछे से किसी के भागने और हंसने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर अनुज को बुलाता है, पर अनुज तो सोने चला गया था। उस पूरे एरिया में एक अजीब सा सन्नाटा था। नीतीश वापस से स्मोक करने लगता है। तभी उसे फिर से वही सेम हंसी और किसी के पीछे भागने की आवाज आती है। नीतीश वैसे तो काफी बोल्ड लड़का था, वो इतना जल्दी किसी से डरता नहीं था। इसी वजह से वो अपनी फोन में फ्लैश लाइट ऑन करके इधर उधर खोजने लगता है। तभी उसकी लाइट की रोशनी ओनर पर पड़ती है, जो घर के एक साइड में खड़े थे और नीतीश को घूरे जा रहे थे। एकदम गुस्से से नीतीश उन्हें देखकर पूछता है, अरे अंकल, आप इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो? पर वो ओनर कोई जवाब नहीं देता, बस गुस्से में घूरे जा रहा था। नीतीश को लगता है कि शायद वह भी स्मोक कर रहा है और यही चीज अंकल को पसंद नहीं आई और इसी वजह से वह शायद इतना गुस्सा कर रहे हैं। इसीलिए वह अपनी सिगरेट वहीं फेंक देता है और अंदर सोने चला जाता है। अब नीतीश अपने बेड पे सोया हुआ था और उसके बेड के जस्ट बगल में एक विंडोज थी, जहां से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और ये चांद की रोशनी पूरे रूम में फैली हुई थी। नीतीश विंडो के दूसरी तरफ फेस करके सो रहा था। चांद की रोशनी से उसका रूम थोड़ा सा ब्लू ब्लू हो रहा था। रूम में एकदम से अंधेरा नहीं था, रूम में हल्की नीली नीली सी रोशनी का आभास हो रहा था। ये क्या, अचानक से उसका रूम एकदम काला हो जाता है, एकदम घने अंधेरे की तरह। नीतीश को ऐसा फील होता है कि शायद उसकी विंडो के पास कोई खड़ा है और वो ऐसे ही घूमकर जब विंडो की तरफ देखता है तो उसके डर के मारे चीख निकल जाती है। नीतीश देखता है कि उस विंडो के सामने एक आदमी खड़ा था, एक अजीब सा भयानक सा दिखने वाला आदमी, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। नीतीश जब चीखता है तो इतनी जोर से चीखता है कि अनुज तक पूरी आवाज आती है। अनुज एकदम से उठकर भागकर नीतीश के रूम में आ जाता है। अनुज अब नीतीश के रूम के बाहर था। नीतीश ने डोर लॉक किया हुआ था तो वो बाहर से दरवाजा पीट रहा था और नीतीश को आवाज दे रहा था। अनुज की आवाज सुनकर नीतीश उठकर गेट खोलता है और बाहर इधर उधर झांकता है। अनुज उससे पूछता है कि क्या हुआ, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? तो नीतीश उसे बताता है कि कैसे एक आदमी उसके जस्ट विंडो के सामने खड़ा था। अनुज को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो तो बाहर ही था, अगर कोई इधर उधर भागता तो जरूर दिखता। वो नीतीश से बोलता है कि शायद वह नीतीश को बोलता है कि यह तेरा वहम है, तू
तू थका हुआ है, तू जाकर सो जा। नीतीश को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी सेम एक्सप्रेशन में उसने उस ओनर को देखा तो शायद उसका माइंड भी वही सोच रहा होगा। इसी वजह से वो सोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में कोचिंग के लिए जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त नीतीश उसे बताता है कि कैसे कैसे रात में जब वो सिगरेट पी रहा था तो ओनर उसे घूर रहा था। जब अनुज को यह बात पता चलती है तो नीतीश को ऐसे घूरने लग जाता है और बोलता है, तू तो कुछ भी बोल रहा है नीतीश। क्यों भाई, क्या हुआ? नीतीश बोला, बताता है कि पागल, ओनर तो था ही नहीं कल, तूने किसे देख लिया? नीतीश को समझ नहीं आता। नीतीश कुछ समझ नहीं पाता कि अनुज क्या कह रहा है। अनुज उसे अच्छे से समझाता है कि जब हम दोनों खाना खाने जा रहे थे तो मुझे ओनर मिले थे और उन्होंने मुझे बताया था कि वो कहीं जा रहे हैं और अगले दिन शाम को आएंगे। तो मतलब कि ओनर तो था ही नहीं, वहाँ तूने किसको देख लिया? यह सुनकर तो मानो कि नीतीश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसकी पूरी बॉडी कुछ सेकंड के लिए ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि उसने जो रात में देखा था वह उसका वहम तो नहीं हो सकता। नीतीश अनुज को बोलता है कि यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जितनी जल्दी हो सके हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। हमें दूसरा पीजी अब देख लेना चाहिए। जिसपे अनुज उसका मजाक बनाकर बोलता है कि भाई तू कुछ भी बोले जा रहा है यार, तू ज्यादा मत सोच, तू स्ट्रेस ले रहा है और हमें कौन सा यहाँ परमानेंट रहना है। 2-3 महीने बाद वैसे भी हम चेंज कर लेंगे। इस टाइम हमें कोई और पीजी नहीं मिल रहा, तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले। ये बोलकर वे पूरी कन्वर्सेशन को वहीं पर खत्म करते हैं। उस दिन दोनों अपने काम में लग जाते हैं। तभी करीबन 3-4 घंटे बाद अनुज के फोन पर नीतीश की कॉल आती है। नीतीश अनुज को बताता है कि ब्रो, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है और इतनी खराब हो गई थी कि मैं वापस अपने रूम पर आ गया छुट्टी लेकर। तो प्लीज अगर तू रूम पर आए तो मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आ जाइयो। अब अनुज भी हाफ डे लेकर नीतीश को देखने चला जाता है अपने पीजी में। जैसे ही वो अपने पीजी में एंटर कर रहा था कि जस्ट पीजी के बाहर उसे वापस से वो बच्चा दिखता है, वही बच्चा जो उस दिन शाम को उनके साथ बैठकर खाना खा रहा था। रोहन को देखकर वो मुस्कुराता है। रोहन के हाथ में एक बॉल थी, ऐसा लग रहा था कि वो किसी का वेट कर रहा है। जाता है और रोहन के सर पर हाथ फेरता है। हाथ फेरते ही अनुज को बड़ा सा अजीब फील होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी सड़े मांस के ऊपर हाथ फेर दिया हो। क्योंकि जब वो रोहन के सर पर हाथ फेरता है तो ऐसा लगा जैसे उसके सर का हिस्सा थोड़ा सा धंस गया, जिससे अनुज को बहुत ज्यादा शॉकिंग लगता है और वो एकदम से हाथ हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। अनुज को उस बच्चे को देखकर ना जाने क्यों पर थोड़ा सा डर लग रहा था। वो माइंड ना करते हुए नीतीश के रूम के पास पहुंच जाता है और वह देखता है कि उसके रूम का डोर पर ताला लगा हुआ होता है। अनुज काफी कंफ्यूज हो जाता है कि नीतीश उसे बुलाकर खुद कहाँ चला गया। वो उसे खोजने के लिए छत की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह नीतीश के विंडो को क्रॉस करता है उसे नीतीश के फ्लैट में किसी के होने की झलक दिखाई देती है। नीतीश के रूम की विंडो हल्की सी खुली थी। अनुज धक्का देकर उसे पूरा खोल देता है और फिर जो उसे दिखाई देता है उसे देखकर अनुज की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके सामने वही लेडी थी जो उस दिन अपने बच्चे को लेने आई थी। और इस बार वो कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि वो नीतीश के रूम में पंखे से लटक रही थी। अनुज यह देखकर कुछ एनालाइज नहीं कर पाता, वो बस फ्रीज हो चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये लड़की यहाँ पंखे पे कैसे लटकी हुई है। तभी उस लड़की की आंख एकदम से खुल जाती है और वो बहुत ही गुस्से में अनुज को देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और अनुज को देख रही थी। अनुज ये देखते ही एकदम से गिर जाता है
उसे समझ नहीं आ रहा था उसने क्या देख लिया। वो कैसे तैसे करके लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो नीतीश को कॉल करता है और नीतीश जब कॉल उठाता है तो अनुज को मानो पागल ही हो गया हो, क्योंकि नीतीश उसे बताता है कि वह तो अभी कॉलेज में है और अनुज इतना डरा हुआ लग रहा था। अनुज को समझ नहीं आ रहा था कि अगर नीतीश सही में कॉलेज में है तो उसे जो कॉल करी थी, जो यह सब बातें बताई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यह सब क्या था। अनुज बेहद घबराया हुआ था, उसकी आवाज से डर साफ झलक रहा था। नीतीश उसको कहीं कंफर्टेबल जगह पे बुला लेता है और खुद भी कोचिंग से हाफ डे लेकर अनुज के पास पहुंच जाता है। अनुज एक चाय की टपरी पर बैठा था। अनुज की पूरी बॉडी शिवरिंग कर रही थी कि नीतीश इतने में वहां आ जाता है और उसकी पूरी बात सुनता है। अनुज जब सारी बात बता रहा होता है तो वो चाय वाला भी उनकी बातें सुन रहा था और वो चाय वाला उनको उनका एड्रेस पूछता है। चाय वाले को जब ये अपना एड्रेस बताते हैं तो चाय वाला भी मानो हक्का बक्का रह गया। चाय वाला बताता है कि साहब, जिस घर की आप बात कर रहे हो ना, वो पिछले 15 सालों से खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। और आप जिस औरत, जिस बच्चे और जिस बूढ़े की बात कर रहे हो, ये सब एक फैमिली थी और इनकी हत्या 15 साल पहले गैस का स्टोव फटने से हो चुकी थी। और उस औरत का जो पति था वो तो कई साल पहले ही मर चुका था। चाय वाला आगे बताता है कि उस दिन के बाद से अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग रहते थे उन सबको कभी वो बूढ़ा दिखाई देता, कभी वो औरत तो कभी वो बच्चा, जिसकी वजह से उन सब ने एक एक करके सारे घर खाली कर दिए। और इसी वजह से आज के टाइम पर वो पूरी सोसाइटी खंडर पड़ी हुई है। ये सब सुनकर अनुज और नीतीश दोनों की हालत खराब हो जाती है। उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो वापस उस घर में कदम रखे। तभी चाय वाला पूछता है कि वह घर आपको किसने बताया। तब अनुज को याद आता है कि जब वो यहाँ आया था उसे रूम नहीं मिल रहा था तो उसे एक स्टूडेंट ने घर दिखाया था। अब चाय वाला बताता है कि आप भी इस चक्कर में फंस गए। ये दोनों अनुज और नीतीश एक दूसरे को देख रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था चाय वाला क्या कह रहा है। और फिर चाय वाला बताता है कि जब यह पूरा एरिया खंडर भी नहीं रहता था, फिर वो चाय वाला बताता है कि जब यह पूरा एरिया खंडर नहीं रहता था तब दो स्टूडेंट यहाँ रहने आए थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर फ्री में रहने को मिल जाएगा, बढ़िया है, आसपास कोई रहता भी नहीं है, अपने को पूरा प्राइवेट स्पेस मिलेगा, तो क्यों ना हम यहीं रह ले। वो यहाँ रहना शुरू तो करते हैं पर कुछ समय के बाद वो दोनों के दोनों पागल हो जाते हैं। उनकी मेंटल कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कोई उन्हें मुंह नहीं लगाता। वो जहाँ से जाते लोग उन्हें पागल बोलते थे। ऐसा करके उन्हें आइसोलेट कर दिया गया था। और कुछ समय के बाद खबर आती है कि उन दोनों की मौत हो गई। वो किसी जंगल में मृत पाए गए थे। उनकी दिमागी हालत सही नहीं होने के कारण ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करा और कुछ भी नहीं किया। पुलिस ने भी सोच लिया पागल तो थे ही, यहाँ वहाँ से कूद गए होंगे, कुछ कर दिया होगा या किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। किसी को नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ, उन्हें क्यों मारा गया, वो कहाँ गए। उनका मरना कोई एक्सीडेंट था या किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया था, किसी को नहीं पता था। सिर्फ एक चीज थी जो सबके कानों में आई थी, वो ये कि इन दोनों बच्चों की मौत हो गई। और कहा जाता है उन दोनों में से एक की आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। आपसे पहले भी यहाँ पर एक लड़का आया था जिसे उसी लड़के ने फ्लैट दिखाया था। वह अपने पेरेंट्स के साथ आया था और पेरेंट्स को वह जगह अच्छी नहीं लगी थी, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे रहने से मना कर चुके थे। जिसके बाद अब आप आए हो, आपको भी उस लड़के ने दिखाया। यह सुनकर अनुज और नीतीश दोनों की तो हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी।
वो उसी समय उसी फ्लैट को छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट होने का डिसाइड करते हैं। यहाँ तक कि उनके कपड़े, उनका सामान, सब कुछ उसी पीजी